नमस्कार दोस्तों। ओनली पॉलिटिकल साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अमेरिकन कांग्रेस की चर्चा करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय विधानमंडल है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है, यानी संसद जो है, उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम कांग्रेस की डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की कांग्रेस क्या है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम इसके कॉम्पोजिशन यानी गठन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अमेरिकन कांग्रेस है वो दो सदनों से मिलकर बनी होती है। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, जिसके सदस्यों को कांग्रेसमैन कहा जाता है। इनकी मैक्सिमम सदस्य संख्या 435 होती है। और जो सीनेट है, जो जिसे उच्च सदन या द्वितीय सदन या राज्यों का सदन कहा जाता है, इसके सदस्यों को सीनेटर बुलाया जाता है। इनकी सदस्य संख्या 100 होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी हम संसद की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में इंडियन रेफरेंस आता है और हम सोचते हैं कि जिस प्रकार भारत में संसद तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, शायद ऐसा ही अमेरिका के मामले में भी होगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि अमेरिका में क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए वहाँ विधायिका और कार्यपालिका में संबंध नहीं पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। और यही वजह है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस का अभिन्न अंग नहीं होता है। प्लीज़ नोट दैट वहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं सबसे पहले सीनेट के बारे में। सीनेट, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन या राज्यों का सदन कहा जाता है। और जो सीनेट है वो अमेरिकी कांग्रेस का सेकंड चैम्बर बुलाया बेशक से जाता है, लेकिन शक्तियों की दृष्टि से उसे दूसरा सदन कहना ना कहकर पहला सदन मानना ज़्यादा उपयुक्त दिखता है। और ऐसा कहा जाता है कि सीनेट जो है वो संसार का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है, जबकि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है वो सबसे कमज़ोर सदन है। तो किसी भी राज्य की अनुमति के बिना सीनेट की समान सदस्यता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। सीनेट की सदस्य संख्या हमने आपको बताई 100 होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है 50 राज्य हैं और 50 राज्यों से हर राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में जाते हैं, यानी वहाँ पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सीनेटर्स का निर्वाचन जो है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। अवधि की अगर हम बात करें, इसके टर्म की बात करें, तो सीनेट एक स्थायी सदन है। सीनेटर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। पूरा सदन एक बार में कभी भी भंग नहीं होता। अगर हम कोरम यानी गणपूर्ति की बात करें तो कुल सदस्यों का बहुमत यानी 100 का बहुमत क्या होगा? मिनिमम 51। जब इतने लोग प्रेजेंट हो तो गणपूर्ति मानी जाती है और बैठक शुरू की जा सकती है। अगर मैं इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करूं तो उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। और ये सीनेट का सदस्य नहीं होता है, फिर भी सभापति होता है। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पे होता है। तो जब भी कभी सदन में किसी विषय पर बराबरी की वोटिंग हो जाए तो उस समय ये कास्टिंग वोट करता है, वैसे ये किसी प्रकार का वोट नहीं डालता है। अगर किसी वजह से सभापति ना हो तो बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक उपसभापति भी होता है। और सपोज करिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैठक की जानी है लेकिन ना तो सभापति अवेलेबल है और ना ही उपसभापति, ऐसे में वहाँ प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का प्रोविजन है, यानी एक सामयिक अध्यक्ष है जो बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। तो सीनेट का सभापति या उपराष्ट्रपति ही सीनेटर्स और कांग्रेसमैन यानी सीनेट व प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के वोटों की गिनती भी करवाता है। आप आगे चल के एक और अगर हम इसके पावर्स की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीनेट की शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट या जो जुडिशियल या और जो दूसरे बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें सीनेट के द्वारा इन नियुक्तियों का अनुसमर्थन होना, इनका रेटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। अगर सीनेट
राष्ट्रपति द्वारा की गई इन नियुक्तियों को अपना समर्थन नहीं देती है तो ये नियुक्तियां नहीं मानी जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों की भी सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से पुष्टि जरूरी होती है। इन्वेस्टिगेशन पावर्स भी होती हैं। राष्ट्रपति या कैबिनेट मेंबर या और जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में जब भ्रष्टाचार या घोटालों का कोई मामला आता है तो सीनेटर्स उसकी जांच कर सकते हैं, यानी इनके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी होती हैं। इसके अलावा इनके पास एक खास पावर होती है जिसे फिलिबस्टरिंग के नाम से जाना जाता है। और फिलीबस्टरिंग का मतलब क्या है? ये बेसिकली फिलीबस्टरिंग जो है वो सीनेट की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए सीनेटर्स के द्वारा अनावश्यक भाषणबाजी को बुलाया जाता है। फिलीबस्टरिंग का सीनेटर्स के द्वारा धमकी की तरह प्रयोग किया जाता है, खास करके राष्ट्रपति को। और फिलीबस्टर का मीनिंग होता है अड़ंगेबाज। तो इसका प्रयोग आमतौर पर जो विरोधी दल वाले हैं वो करते हैं ताकि अधिवेशन की समाप्ति तक मत विभाजन ना कराया जा सके और विधायी कार्रवाई में देरी हो या वो रुकी रहे। लेकिन अगर 60 सीनेटर चाहें तो वो विवाद समापन यानी क्लोचर के द्वारा उसे चुप करा देते हैं। यानी वो एक एक 60 सीनेटर अगर मिल करके एक प्रस्ताव लाएं कि भाई ये जो अड़ंगेबाजी है वो बंद की जाए तो इसे क्लोचर के नाम से जाना जाता है या विवाद समापन के नाम से जाना जाता है। तो ये था इसके बारे में। आइए अब जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, एक सीनेटोरियल शिष्टाचार भी होता है। सीनेटोरियल कर्टसी या शिष्टाचार ये एक परंपरा है जिसके तहत राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों में जब संघीय पदों पर नियुक्ति करते हैं तो ऐसा करते वक्त अगर वहाँ की पार्टी के सीनेटर से उसको सहमति मिल जाए तो फिर पूरी जो सीनेट है वो उसका अनुमोदन कर देती है। इस प्रकार की परंपरा को वहाँ सीनेटोरियल कर्टसी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कुछ कुछ लोकसभा की तरह है। ये वहाँ का निम्न सदन या आप कहें प्रथम सदन या पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन, कुछ भी इसे बुलाएं। और इसके सदस्यों को कांग्रेसमैन बुलाया जाता है। मैंने बताया इनकी सदस्य संख्या 435 होती है। और ये मताधिकार प्राप्त सदस्य हैं। गैर मताधिकार प्राप्त भी होते हैं जिन्हें रेजिडेंट कमिश्नर कहा जाता है। और आप जानेंगे कि इनमें बेसिकली इनका मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली ही होता है। जो हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो इनके लिए वोटिंग कर सकता है। और इनका टेन्योर जो है वो फिक्स है 2 साल के लिए। हर 2 साल बाद प्रतिनिधि सभा के इलेक्शन होते हैं। और जो यहाँ पे लोकेलिटी रूल यानी स्थानीयता का नियम काम करता है, यानी परंपरा है कि उम्मीदवार ना केवल उस राज्य का बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र का भी हो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है। इनकी साल में एक बैठक होना ज़रूरी है। इनकी बैठक भी 3 जनवरी को शुरू होती है, ऐसा 20वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे कमज़ोर प्रथम सदन है। यूके की जो कॉमन सभा है अगर हम उससे इसकी तुलना करें तो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन गिना जाता है। यानी जिस प्रकार से इसका दूसरा सदन सबसे शक्तिशाली था और ब्रिटेन का दूसरा सदन सबसे कमजोर था, यहाँ इसका अपोजिट है। इसका प्रथम सदन सबसे कमजोर है और ब्रिटेन का प्रथम सदन दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है। गणपूर्ति की बात करें तो तत्कालिक कुल सदस्यों का बहुमत इसकी गणपूर्ति होता है। अध्यक्षता की बात करें तो दलीय आधार पे जो बहुमत दल के सदस्य हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी स्पीकर जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और सॉरी, ब्रिटेन में स्पीकर का चुनाव कॉमन सभा में सर्वसम्मति से होता है, लेकिन यहाँ पे दलीय आधार पे बहुमत दल के द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। और ब्रिटेन में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो स्पीकर है वो एक निर्दलीय व्यक्ति के तौर पे काम करता है, वो अपनी दलीय निष्ठा छोड़ देता है चुने जाने के बाद। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, स्पीकर बनने के बाद भी वो दलीय निष्ठा या अपनी सदस्यता जो है वो बरकरार रखता है। इसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हमें कुछ खास शब्दावली सुनने को मिलती है। तो
इस शब्दावली की भी मैं चर्चा करना चाहूँगी। जैसे जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग का मतलब क्या होता है? जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इनके निर्वाचन क्षेत्रों का जब परिसीमन किया जाता है, तो राज्य विधानमंडलों के द्वारा, जो सत्ताधारी दल के द्वारा अपने हित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। यानी इस प्रकार से इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डिलिमिट की जाती हैं, जिससे कि सत्ताधारी दल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ऐसी प्रथा को, ऐसे कार्य को जेरीमेंडरिंग बुलाया जाता है। इसके अलावा एक और शब्दावली हम सुनते हैं, जैसे पोर्क बैरल के नाम से जाना जाता है। प्रतिनिधि सभा के चुनाव क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद होते हैं, तो इसीलिए अपने इलेक्टोरल्स को, अपने निर्वाचकों को खुश रखने के लिए जो कांग्रेसमैन हैं, वो कई बार नेशनल इंटरेस्ट की अनदेखी कर देते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। इसी को पोर्क बैरल कहा जाता है। इसके अलावा एक लॉन्ग रोलिंग शब्द भी हम सुनते हैं। इसका भी ज़्यादा उपयोग प्रतिनिधि सभा में ही होता है, और ये भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो पार्टी हितों की अनदेखी करके सदस्य के द्वारा आपसी सहयोग और अस्थायी गठबंधन बनाने की जो परंपरा है, उसे लॉन्ग रोलिंग कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने दल के प्रति निष्ठा रखता है। और अगर हम दोनों सदनों की तुलना करें, तो दोनों की कानून निर्माण की शक्तियां लगभग बराबर हैं। और वित्त विधेयक और जो बजट है वो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में रखा जाता है, बाद में सीनेट चाहे तो उसमें मनचाहा परिवर्तन कर सकती है। और जो वित्त विधेयक में परिवर्तन की शक्ति की वजह से ही यूएसए की सीनेट को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली दूसरा सदन कहा जाता है। बाकी मामलों में सीनेट शक्तिशाली है, जैसे युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जाती है, और इसका संचालन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसकी शक्तियों की बात करें, तो सबसे पहले विधायी शक्तियों की बात करें, तो विधायी शक्तियों में हमने आपको बता ही दिया कि कांग्रेस जो है उसमें विधायी शक्तियों में कांग्रेस और सीनेट दो सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों को ही बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। फाइनेंशियल पावर्स में हालांकि शुरुआत जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होती है, लेकिन इसमें सर्वे सर्वा जो है वो सीनेट है, क्योंकि सीनेट जो चाहे इसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा इनके पास वॉर को डिक्लेयर करने की पावर होती है। ये पावर क्योंकि सीनेट के पास है। इनके पास इलेक्टोरल पावर होती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नियुक्तियों करते टाइम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सीनेट है वो उनको रेक्टिफाई करती है, तो इसमें भी सीनेट थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आती है। या अगर किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव भ्रष्टाचार या कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, महाभियोग लगाना होता है, तो उस दौरान ये इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस भी करती है, कुछ जुडिशियल या न्यायिक फंक्शन भी करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस कमेटी सिस्टम भी चलता है, जिसे सम्मेलन समिति कहा जाता है। किसी विधेयक पर अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, तो अमेरिका जैसे इंडिया में हम यहाँ पे क्या करते थे, ज्वाइंट सेशन करते थे, तो वहाँ पे दोनों सदनों में गतिरोध होने पर इंडिया की तरह ज्वाइंट सेशन नहीं होता, बल्कि दोनों सदनों के बराबर बराबर सदस्यों की एक सम्मेलन समिति को विधेयक सौंप दिया जाता है। और आमतौर पर सीनेटर जो है वो कांग्रेसमैन को मना लेते हैं। नहीं मानते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस समिति को कई बार कांग्रेस का तीसरा सदन भी कहा जाता है। तो ये जो कमेटी सिस्टम है, ये कानून निर्माण में जटिलता की वजह से विधेयक संसदीय समितियों को दिए जाते हैं। इसलिए केसी वियर ने कहा है कि अगर इंग्लैंड को अपनी संसदीय व्यवस्था पे गर्व है, तो यूएसए को अपनी समिति व्यवस्था पर, अपनी कमेटी सिस्टम पर गर्व है। और राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इन्हें लिटिल लेजिस्लेचर्स कहा है। कई बार ये शब्द जो लिटिल लेजिस्लेचर है, ये नेट के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। स्पीकर जो रीड है, उन्होंने एक बार कहा था कि समितियां सदन की आंख, कान, नाक, हाथ और अधिकांशतः उसका मस्तिष्क होती हैं। तो समिति व्यवस्था से संसद की शक्ति का जो है ह्रास होता है, कम होती है।
एक और शब्द हम सुनते हैं पिजन होलिंग। तो समितियां जो हैं वो कई बार जो अनवांटेड बिल हैं, विधेयक हैं, उन पर अपना कभी रिपोर्ट देती ही नहीं है, कांग्रेस में प्रस्तुत ही नहीं करती हैं, जिससे कि विधेयक का अंत हो जाता है। ऐसा संसदीय प्रणाली में संभव नहीं है। तो जब ये ऐसा नहीं करती हैं, अवांछित विधेयकों को अपने पास रख लेती हैं, कभी उसकी रिपोर्ट ही नहीं देती, उसी को पिजन होलिंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने आपको बताया कि अमेरिकन संसद को या अमेरिका के जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधायिका है, उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस दो सदनों से मिलकर बनी होती है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। राष्ट्रपति इसका अंग नहीं होता है। फिर हमने सीनेट के बारे में जाना, इसमें कितने सदस्य हैं, कैसे चुने जाते हैं, कौन इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। फिर हमने सीनेट की कुछ खास पावर्स के बारे में जाना। इसके बाद हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जाना और इनसे जुड़े कुछ खास शब्दावलियों का भी हमने इस्तेमाल किया, जिसमें हमने देखा फिलिबस्टरिंग मतलब क्या होता है, पिजन होलिंग क्या होता है। सीनेट से जुड़ी ये शब्दावलियां थी। हाँ, सीनेट से जुड़ी एक और शब्दावली जो हमने छोड़ दी वो था लॉबिंग। इसमें क्या होता है, जो दबाव समूह है, ये इनके द्वारा अपनाई गई एक टेक्निक होती है, जिसमें वो पेशेवर लोगों का सहारा लेते हैं अपने हितों के लिए, कानून को प्रभावित करने के लिए। तो सीनेट से जुड़ी हमने 3 शब्दावलियां देखी, एक फिलिबस्टरिंग, दूसरा पिजन होलिंग और तीसरा लॉबिंग। और हमने कुछ शब्दावलियां जो है वो प्रतिनिधि सभा से रिलेटेड देखी, जिसमें हमने जेरीमैंडरिंग, लॉन्ग रोलिंग, पोर्क बैरल, लॉबिंग और पिजन होलिंग को देखा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो आप हमें वो सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।